ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है पिप, राइट ना, पाइथन पैकेज मैनेजर। अभी पिप क्या होता है? जनरली मैंने लास्ट सेशन में भी थोड़ा बताया था कि पिप एक क्या होता है, एक पैकेज मैनेजर होता है। जब भी हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को, पैकेजेस को जब डाउनलोड करते हैं, एंड अगर हमें उसको मेंटेन करना है तो हमें खुद से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, किसी न किसी फोल्डर के अंदर उसको रखना होगा। तो ये हमें खुद से मैनेज करने के लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है। सो इन शॉर्ट की वी कैन से कि हम मैनेज ही नहीं कर सकते। बट ये पाइथन पैकेज मैनेजर इजीली हम एक कमांड लिख के हम किसी भी पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी पैकेज को रिमूव कर सकते हैं, किसी भी पैकेज को अपडेट कर सकते हैं। जैसे डिजांगो के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे पैकेज यूज करेंगे, सबको हम इजीली पिप की मदद से यूज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैनेज, जैसे एनपीएम होता है नोड पैकेज मैनेजर, उस तरह पाइथन पैकेज मैनेजर आता है। सो अब उसको कैसे यूज करना होता है? अगर आपके पास पाइथन 3.5 है वर्जन, तो आपके पास 3.5 के आगे पिप बाय डिफॉल्ट, जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तब पिप इंस्टॉल हो जाता है बाय डिफॉल्ट। एंड अगर आपके पास 3.5 के प्रीवियस वाला वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, तो आपको पिप एक्सटर्नली सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ता है। बट अभी कैसा है कि सबके पास 3.5 प्लस ही वर्जन है, तो सबके पास पिप होगा बाय डिफॉल्ट, सबके पास पिप प्रेजेंट होता ही है। तो उसके बाद आपको फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप पिप वर्जन को एक बार कमांड फायर करके चेक करके देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, सिंपल है कि मुझे चेक करना है कि पिप, कोई भी एक पैकेज लेके हमें चेक करना है कि ये पिप कैसे काम करता है, और पिप की मदद से हम कैसे पैकेजेस को यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, तो सपोज एक हम पैकेज को देखते हैं जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे पिप को भी यूज करेंगे और एक पैकेज भी हमारा हो जाएगा। चलो, सो देखिए, अब हम क्या करेंगे, पिप की मदद से ना एक पैकेज को कैसे डाउनलोड किया जाता है वो हम देखेंगे। ओके, अगर उसको रिमूव करना है तो भी हम रिमूव कैसे करना है, इजीली उसके लिए कमांड्स होते हैं, रिमूव के लिए भी इजीली उसके कमांड्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिप की मदद से कैसे हम यूज करेंगे। अब समझ लो कि हमें ना, मैं एक यहाँ पे ना आपको ना एक लाइब्रेरी दिखाता हूँ, ठीक है, पैकेजेस दिखाता हूँ जो हम पिप की मदद से इंस्टॉल करेंगे। अगर पिप की मदद से उसको इंस्टॉल करना है तो हमें जाना पड़ेगा हमारे CMD यानी कि हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद देन आपको यहाँ पे कुछ कमांड लिखनी होगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर एक GTDS करके लाइब्रेरी आती है, मैं चाहता हूँ ना कि मैं एक यहाँ पे कुछ ना टेक्स्ट में लिखूं, और जो भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिखूंगा उसने उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट में लिखूंगा तो उसने क्या करना चाहिए, उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके देना चाहिए। ठीक है, ओके, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है GTTS, इसका नाम है GTTS लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी को अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप, देखो CMD पे पिप इंस्टॉल GTTS, पिप इंस्टॉल GTTS। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, अभी ऑटोमेटिकली इंटरनेट से इसको क्या करेगा, डाउनलोड करवाएगा। ओके, एंड अगर आपके पास ऑलरेडी होगा तो बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, एंड अगर आपके पास नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, उसको डाउनलोड कर लेगा। अब मेरे पास पहले से था इसलिए मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके पास नहीं होगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो ये डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो ये पिप होता है पाइथन पैकेज मैनेजर, जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। कहाँ पे करेगा, इसका पाथ भी देखो,
पाइथन के जो आपका पाइथन का फोल्डर होता है उसके अंदर lib नाम का फोल्डर है, उसके अंदर साइड पैकेजेस नाम का फोल्डर आता है, इसके अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है। मतलब हमें बताने की जरूरत नहीं कि इंस्टॉल कहाँ पे करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। एक आपका कमांड यहाँ पे पिप इंस्टॉल का कमांड आपको ये काम करके दे देगा, सिंपल पिप इंस्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट। चलो अभी ये तो हमारा हो चुका है, अब हमें आगे वाला पार्ट लिखना है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूंगा। अगर आप गूगल पे जाके भी थोड़ा सर्च करोगे तो भी आपको कुछ चीज यहाँ पे मिल जाएगी। GTPS, ये देखिए, तो कुछ भी लाइब्रेरी होती है, मैंने पहले भी बोला हूँ कि अगर कुछ लाइब्रेरी होती है तो आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना पड़ेगा, यूज करना है, कैसे करना है, राइट ना। क्योंकि हर एक लैब इतने बिलियंस पे लाइब्रेरीज पड़ी हुई है, कितने सारे है, राइट ना। सो हर एक लाइब्रेरी को हम पढ़ना भी जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाओ एंड देन पढ़ लो। ओके, तो GTTS गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, ये क्या बता रहा है? गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब कि अगर मैं कुछ टेक्स्ट में लिखूंगा और हमें स्पीच में कन्वर्ट करके देगा, ये इस तरीके की ये लाइब्रेरी है, राइट। ओके, सो तो इसका ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे बता दिया है, पिप इंस्टॉल GTTS किस तरीके से करना है, उसका स्टार्ट कैसे कर देना है, यहाँ पे उसका कोड भी रहेगा, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके फिर इसे पढ़ोगे तो आपको और आइडिया आ जाएगी। ओके, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड कैसे यूज करना है, क्या करना है, अब देखते हैं, एक एग्जांपल करके हम देखते हैं तो ज्यादा यूजफुल होगा। अब देखो, मुझे इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट कैसे करना होता है मॉड्यूल्स को, ये भी हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे फ्रॉम GTTS इंपोर्ट करना है, GTTS, तो ये हमारी क्या एक क्लास है जिसको हमने इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंस्टॉल भी कर दिया पिप की मदद से, पिप की मदद से इंस्टॉल किया, तो ये हमारे पास प्रेजेंट भी है, तो हमने लिखा फ्रॉम GTTS इंपोर्ट GTTS। ओके, इसके बाद अब हमें यूजर से टेक्स्ट लेना है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो माय टेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट यूजर से इनपुट भी लूंगा। ओके, एंड यहाँ पे हम कहेंगे कि एंटर द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। सो ये क्या करेगा, यहाँ पे एंटर बैकस्लैश टी मतलब एक टैब है, थोड़ा स्पेस छोड़ेगा। बैकस्लैश टी का मतलब होता है टैब, बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, उसी तरह टी का मतलब होता है टैब। तो चलिए, तो ये उसने हमने जो भी यहाँ से डेटा ले लेंगे, कुछ ना कुछ एक टेक्स्ट लेंगे, अब इस टेक्स्ट को मुझे कन्वर्ट करना है इसमें, स्पीच में, वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें लैंग्वेज को सेट करना है। एक मैंने लैंग्वेज नाम का वेरिएबल लिया, सो आइडियली हम इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं, लैंग्वेज EN। ठीक है, ओके, तो लैंग्वेज एक वेरिएबल ले लिया कि जिसको बताया कि हमें इंग्लिश के स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो जो भी अभी कन्वर्ट होगा वॉइस में कन्वर्ट होगा, तो एक वेरिएबल ले लिया वॉइस यानी कि स्पीच। ओके, और अब ये जो हमने लाइब्रेरी लोड किया ना, ये क्लास, इसको कॉल करना है, क्लास है ना, वॉइस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्लास है, हमने उस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, तो ये हमारे पास GTTS नाम का क्या है, क्लास है। और यहाँ पे क्या कह देना है, सबसे पहले टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट आएगा और पास करना है हमारा टेक्स्ट। ठीक है, जो भी हमने लिया है जिसको हमें कन्वर्ट करना है स्पीच में। इसके बाद आता है लैंग, लैंग इज इक्वल टू लैंग्वेज। ये देखिए, ये पैरामीटर यहाँ पे जाएगा, राइट। ओके, एंड जैसे भी स्पेलिंग है लैंग, सॉरी, लैंग्वेज, ठीक है, स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, जो भी वेरिएबल रहेगा सेम, ये फिक्स रहेगा एट्रीब्यूट की। लैंग्वेज ये हमारी जो भी रहेगी ये यहाँ पे आएगी। ओके, एंड जो उसका स्पीड जो रहेगा ना, कन्वर्ट का जो स्पीच हमें देगा वो फॉल्स रहेगा, यानी कि स्लो होगा, मतलब स्लो इज इक्वल टू फॉल्स है, मतलब स्लो नहीं रहेगा। एक जैसे हम नॉर्मल जो हमारा स्पीचिंग का स्टाइल होता है ना, वो आएगा। ठीक है, उसको फॉल्स रख देना है बस। अब हमें जो भी मिलेगा उसको कन्वर्ट करना है, तो वॉइस डॉट सेव,
जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया वॉइस का, अब उसको सेव कर देना है। कौन से नाम से? कोई भी नाम दे दो विद MP3, क्योंकि अब हमारा क्या होगा, एक ऑडियो बनेगा। तो सिंपल है, बस 3-4 लाइन का कोड है। बात करता हूँ, आपको डेटा एक एंटर करना है, यूजर से डेटा लेना है, लैंग्वेज, और यहाँ पे GTS के क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना है वॉइस, और उसको सेव कर देना है। उसमें हमें कंस्ट्रक्टर में क्या क्या पैरामीटर भेजने, 3 पैरामीटर भेजने हैं। किसको कन्वर्ट करना है, कौन से लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, और उसका स्लो फॉल्स रहेगा। ओके, चलो अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। voice.py, अब मैं यहाँ पे रन भी कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कोई मैंने मैसेज नहीं दिया था कि कन्वर्टेड वगैरह, तो ये अभी यहाँ पे बता रहा है कि एंटर द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले रिक्वायर्ड टेक्स्ट बता रहा है, तो मैंने यहाँ पे कहा my name is संजय, इस तरीके से मैंने लिखा। ओके, अब ये रन हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई मैसेज तो नहीं दिया। एक बार हमारे लाइब्रेरी में जाके देखते हैं। ये देखिए कन्वर्ट है हमारे यहाँ पे, देखिए कन्वर्ट .mp3 की फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसको डबल क्लिक करके अगर हम रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अगर आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी तो आपको सुनाई देगी, अगर नहीं दे रही है तो ये यहाँ पे चल रहा है। ये देखो ऑडियो हमारा चल रहा है। एंड अगर आपको अभी यहाँ से अगर सिस्टम का साउंड है, अगर आपको सुनाई नहीं देगा तो आपको ट्राई करना है, मतलब आप जब आप करोगे और आपके सिस्टम पे रन करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये वॉइस हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे बताना ये है कि हम पिप इस पाइथन पैकेज मैनेजर, जिसकी मदद से हमने क्या किया, किसी पैकेज को इंस्टॉल किया। अब इसको कहाँ से इंस्टॉल करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, ये पूरा का पूरा केयर हमारा पिप करेगा। हमें उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अरे कहाँ से डाउनलोड करूँ, कैसे रखो, कहाँ पे रखना है उसको, ये कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पिप सब हमारे लिए मैनेज करके देगा। इज अ पाइथन पैकेज मैनेजर, राइट ना। तो इसकी मदद से हमें किसी भी थर्ड लाइब्रेरी को डाउनलोड करना है। अब ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे देखिए मैंने बोला ऐसे तो आपको मिलियन में मिल जाएंगे, राइट ना। ओके, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरीज प्रेजेंट होती है। ओके, तो जैसे जैसे हम हमारे प्रोजेक्ट को के ऊपर काम करते हैं, वैसे वैसे आपको लाइब्रेरीज मिलेगी, और उसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन रीड करना पड़ेगा, एंड इजीली आप अंडरस्टैंड कर दोगे, क्योंकि कंसेप्ट वही होता है मेनली। ठीक है, ओके। तो पिप की मदद से एक काम करते हैं हम, और एक लाइब्रेरीज को देखते हैं, मतलब थोड़ा पिप के लिए हमारा आसान हो जाएगा कि कैसे यूज करना है। ओके, और एक हम देखते हैं कि एक गो स्लेट करके आती है, गूगल की एक लाइब्रेरी आती है गो स्लेट करके, गो स्लेट। जैसे हम गूगल में जाके सर्च करके देखते हैं ना, कि अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में कोई एंटर कर दूं तो ये हमें हिंदी में कन्वर्ट करके देता है टेक्स्ट। देखा है ना, गूगल में जाके हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट कि आपको हिंदी में डाल दो, मराठी में डाल दो, हिंदी में डाल दो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, इंग्लिश में डाल दो, किसी लैंग्वेज, मतलब किसी को भी ट्रांसलेट करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए इसका ये दे के रखा है। ठीक है, कैसे यूज करना है, उसको इम्पोर्ट करना है, पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद इम्पोर्ट करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, किस में कन्वर्ट करना है, और उसका लैंग्वेज, तो बहुत सारे लैंग्वेज गूगल सपोर्ट करता है। तो अलग अलग लैंग्वेज आपको बस यहाँ पे बताने हैं कि कौन से लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है। तो ये देखो चाइना फीना, ये लॉट ऑफ द लैंग्वेज, उसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए उसको भी एक बार देखते हैं। तो इसका एक मैं प्रोग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए ये भी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट कैसे इंस्टॉल करोगे, पिप इंस्टॉल, और यहाँ पे लिखना है हमें गो स्लेट, और एंटर करना है, तो डाउनलोड कर देगा। अगर आपके पास ऑलरेडी रहेगा तो मैसेज देगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा, आपके लिए इंस्टॉल करके देगा, डायरेक्ट डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल भी कर देगा। अगर किसी को रिमूव करना है, पिप अनइंस्टॉल गो स्लेट, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। किसी भी पैकेज को अनइंस्टॉल करना है, पिप अनइंस्टॉल और पैकेज का नेम एंटर करेंगे तो ये अपने पैकेज से डिलीट हो जाएगा। एंड फिर से इंस्टॉल करना तो पिप इंस्टॉल, आपके पैकेज का नेम आएगा।
तो उसको पहले सबसे पहले इसी को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट गोस्लेट, ठीक है। गोस्लेट को हमने इंपोर्ट कर दिया। अब जिसको हमें कन्वर्ट करना है उसी को हम यहाँ पे लिखना है इनपुट, यहाँ पे वही मैसेज देंगे एंटर द टेक्स्ट, ठीक है। तो जिसको आपको कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो टेक्स्ट आप पहले एंटर करना पड़ेगा। जैसे हम गूगल में जाके लिखते हैं ना, टेक्स्ट लिखते हैं, बाद में कन्वर्ट हो जाता है वो फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में जो हमें चाहिए। अब हमें गोस्लेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यानी कि गोस्लेट लाइब्रेरी को कॉल करना है। तो गोस्लेट डॉट गोस्लेट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम ले लिया हमने, कल भी देखा है इंपोर्ट करते लाइब्रेरी का नेम, तो लाइब्रेरी का नेम डॉट उसका क्लास आता है, ये कैपिटल आएगा वैसे ही एज इट इज, बिकॉज वो ऑलरेडी वैसे ही लिखे रखा है। तो इसका एक हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक ऑब्जेक्ट का नाम भी रखना है। तो ये क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, बट क्लास इस पैकेज के अंदर है ना, मॉड्यूल के अंदर, इसलिए मॉड्यूल का नेम डॉट क्लास का नेम और इसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। ओके, अब हमारे पास तो उसका ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करना है। तो जीएस डॉट जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसका एक फंक्शन आता है ट्रांसलेट। ओके, अब ट्रांसलेट में क्या क्या देना है? अब तो सबसे पहले ट्रांसलेट में हमें देना है जिसको हमने कन्वर्ट करना है, और नेक्स्ट है कौन से लैंग्वेज में। अगर मैं HI मतलब HI लिखता मतलब हिंदी लैंग्वेज में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। देन आप थोड़ा इसको एक्सपांड कर सकते हो, जा सकते हो गूगल पे सर्च कर सकते हो कि और कौन से लैंग्वेजेस है, आप अलग अलग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं HI यानी कि हिंदी यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड बाकी लैंग्वेज आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो ट्रांसलेट हो जाएगा, जो भी ट्रांसलेट हुआ टेक्स्ट है उसको हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। मैं ट्रांसलेट वेरिएबल लिखता हूँ ट्रांस। तो सबसे पहले डेटा लिया, ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट और ट्रांसलेट को कॉल किया। किसको ट्रांसलेट करना है वो दे दिया, कौन सी लैंग्वेज में करना है, जो भी ट्रांसलेट होगा इसमें मिल जाएगा। बाद में इसको आपको सिंपल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो trans.py सेव भी कर दिया, और उसको हमने जो भी हमने ट्रांसलेट किया था उसी को हमने प्रिंट किया। बस 2-3 लाइन का कोड हमें लिखना है, ठीक है। यही लाइब्रेरी, यही पाइथन हमें ना इजी बनाता है। एक्चुअली पाइथन के अंदर ना रिच लाइब्रेरी, मैंने पहले सेशन पे बताया था पाइथन क्यों फेमस है, बिकॉज ऑफ द रिच लाइब्रेरी। उसके अंदर इतनी लाइब्रेरीज है अभी तक किसी भी लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये ना हमारा काम बहुत आसान कर देती है। अगर आप सोच सकते हो इसके पीछे, अगर हम ये करने के लिए जाएंगे, जैसे वॉइस कन्वर्टर है, जैसे हमने 2 लाइन का कोड लिख के हमने वॉइस में उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर इससे पीछे अगर हम कोर में हर एक कोडिंग करते बैठते ना, तो शायद हमें 2-3 घंटे लग जाते, 1 घंटा तो आराम से लग जाता, उससे ज्यादा। तो ये पाइथन हमें वही है कि एक लाइब्रेरीज में हमें बहुत सारी चीजें आसान बना देता है। तो आप देखिए, देखते इसको रन करके भी। चलो यहाँ पे आपको टेक्स्ट देना है, मैंने बोला कि माय नेम इज संजय, ठीक है। मैंने ऐसे यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं चाहता हूँ इसको अभी हिंदी में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करके दे दे। दिख रहा है आपको? कन्वर्ट भी हो रहा है, राइट। सो मतलब कि इजीली, मतलब कितना इसने, इस लाइब्रेरी ने हमारे लिए काम करके दे दिया। प्लस पिप की मदद से हमने उसको इंस्टॉल भी कर लिया और हमारे सिस्टम में भी उसको लोड कर दिया, ये भी हो गया। बाद में हमने इसको यूज करना है तो देखो 2-3 लाइन 4 लाइन का कोड होगा जिसकी मदद से आपको करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पैकेजेस आएंगे, थोड़ा सा पढ़ना है डॉक्यूमेंटेशन की, कौन सा फंक्शन कॉल करना है, क्या करना है, बस 4-5 लाइन के कोड में आपका आउटपुट मिल जाता है। लाइब्रेरी इसीलिए दी जाती है कि आपको आसान इजी वे से आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट के टाइम पे अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तो आप अगर स्क्रैच से हर एक कोड लिखोगे तो क्यों आपका पूरा 1 महीना बर्बाद करोगे। कंपनी वही सोचेगी ना कि इसके लिए इतना टाइम क्यों देना है। तो इससे बेटर है कि अगर आपके पास लाइब्रेरी यूज कर लो, 2 मिनट में काम, 2 मिनट 1 मिनट में काम। तो ये फायदा होता है रिच लाइब्रेरी का जो सपोर्ट करती है। क्लियर? ओके। सो मतलब बस मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि हाँ, कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, पिप की मदद से काम करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, और अगर हमें पिप की मदद से अगर कुछ करना है तो भी हम और कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ना
पिप की मदद से तो ये हम कुछ भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन हमें ना एक जीमेल की भी एक लाइब्रेरी देता है। ठीक है, ओके, मतलब कि अगर आपको किसी को मेल सेंड करवाना हो तो आपके लिए एक लाइब्रेरी वो प्रेजेंट करता है। तो मैं इसका कोड आपको यहाँ पे दे दूंगा कि किस तरीके से हम अपने मेल से, मतलब अगर आपका जीमेल का मेल है, आपके पास जीमेल का अकाउंट है, तो आपके मेल से आप दूसरों को कैसे मेल सेंड कर सकते हो यहाँ से। तो उसके लिए है ना, कोई भी मेल ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। किसी भी जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें HTTP प्रोटोकॉल लगता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। विदाउट HTTP वी कांट एक्सेस द एनी वेबसाइट, प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। उसी तरह अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को सेंड करना है तो आपको SMTP इस प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। इसको कहते हैं आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये SMTP प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से हम मेल को सेंड कर सकते हैं। तो ये SMTP जो प्रोटोकॉल होता है ये हमें पाइथन बाय डिफॉल्ट दे देता है। जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तब ये प्रोटोकॉल हमारे लिए प्रेजेंट होता है। तो बस उसी को हमें यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे mport SMTP lib नाम का है। क्या नाम है उसका? SMTP lib। ये मॉड्यूल हमारे लिए प्रेजेंट होता है जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। अब बस कैसे सेंड करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ से सेंड करना है? हमें जीमेल के SMTP प्रोटोकॉल यूज करना है, जीमेल का। तो जीमेल के साथ हमें कनेक्ट करना होगा। आपका जो भी अकाउंट रहेगा उस अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन वो अपने मेल से दूसरों को जिसको भी सेंड करना है उसको मेल सेंड कर देगा। तो कैसे करना है? सिंपल है, ठीक है। मैं बस यहाँ पे एक कोड दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें एक सर्वर क्रिएट करना होता है। एक वेरिएबल ले लिया सर्वर, जो हमारा SMTP lib से मिलेगा। तो SMTP lib जो हमने मॉड्यूल को लोड किया उसमें से हमें SMTP _SSL का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, राइट ना। अब थोड़ा नेटवर्किंग का पार्ट आ जाता है, SSL वगैरह, तो कोई डरने की बात नहीं। एज इट इज एक क्लास है, उसको कॉल करना है और उसके अंदर आपको कुछ पार्ट्स यानी कि कुछ पैरामीटर्स को भेजना है। पहले आपको भेजना है आपका प्रोटोकॉल, आप कौन से प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट होना चाहते हो। तो ऑब्वियसली हम यूज करेंगे smtp.gmail.com, हम जीमेल के प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। तो smtp.gmail.com ही आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जीमेल, अगर देखो ये SSL या SMTP जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आप HTTP यूज करते हो किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो IP एक पोर्ट हमें हमेशा यूज करना पड़ता है। कौन से पोर्ट? नेटवर्क में एक पोर्ट्स यूज करते हैं लोग, किसी भी वो एक्सेस करने के लिए, किसी को भी लोड करने के लिए पोर्ट्स को यूज करते हैं। जैसे 8080 आता है, 3000 आता है ना। तो लॉट ऑफ द पोर्ट्स यूज। उसी तरह अगर आप कोई भी जीमेल से SMTP की मदद से अगर आप मेल सेंड करना चाहते हो तो गूगल जो है, गूगल का जो जीमेल है वो एक फेमस उसका फोर्ट है जो 465 को यूज करता है। इसके अलावा आप 485 को भी यूज कर सकते हो, 25 को भी यूज कर सकते हो। बट ये एक स्टैंडर्ड पोर्ट है, मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये पोर्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो 465 ये पोर्ट नंबर आपको देना है। तो अब ये क्या करेगा? आपके SMTP जीमेल के साथ कनेक्ट होगा इस पोर्ट के थ्रू और आपका सर्वर पे ऑब्जेक्ट देगा। अब आपको क्या करना है? आप तो जीमेल के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, बस आपके क्रेडेंशियल देने होंगे। आपको लॉग इन करना पड़ेगा तभी तो मेल सेंड होगा ना। जैसे आपका कंपनी का मेल आईडी है तो आपके कंपनी के मेल आईडी के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। जो भी मेल जाएगा आपके कंपनी के आईडी से दूसरों को मिल जाएगा, समझ में आया? तो जो कंपनी का मेल आईडी देगा, इंस्टेड ऑफ हम हमारा मेल आईडी डालेंगे और वहां से हम सेंड करेंगे। तो इसलिए मुझे क्या करना है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट से हमें करना पड़ेगा लॉगिन। लॉगिन मेथड को कॉल करना है, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा मेल आईडी, यूजर नेम, और सेकंड आएगा आपका पासवर्ड। जो जीमेल का जो भी पासवर्ड है आपको यहाँ पे डाल देना है, समझ में? जो भी आपका जीमेल का पासवर्ड है, क्योंकि तभी तो वो क्या करेगा, आपके जीमेल के साथ कनेक्ट होगा।
एंड देन क्रेडेंशियल चेक करेगा कि आप ही हो या नहीं। अगर आप एक बार लॉग इन हो जाओगे देन यहाँ से आप मेल सेंड कर सकते हो। देन तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वर डॉट सेंड मेल। सेंड मेल नाम का फंक्शन आता है, सेंड मेल। तो फ्रॉम कहाँ से सेंड होगा, तो हम हमारा ईमेल आईडी देंगे, इसको सेंड करना है, जिसको सेंड करना है टू, जिसको सेंड करना है उसका मेल आईडी रहेगा। तो मैं मेरा ही ले रहा हूँ यहाँ पे, मुझे मेरे मेल से मेल आना चाहिए इन शॉर्ट। एंड उसके बाद आपका मैसेज क्या रहेगा, मैसेज। तो आप इसको तीनों को एक एक वेरिएबल में रख सकते हो और इस वेरिएबल को यहाँ पे भी पास कर सकते हो, समझ में। फ्रॉम टू एंड ओवर द एक मैसेज, क्या आपको मैसेज देना है, एंड देन प्रिंट में मेल सेंड। ठीक है, ओके, बस हो गया काम। बट इसके बीच में मेल डॉट पी, ठीक है, आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। क्या सेटिंग करनी पड़ती है आपको, आपको सबसे पहले एक सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने जीमेल के अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट होंगे। एंड अगर आप कनेक्ट होगे तो जीमेल आपको डायरेक्टली कनेक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो दो सेटिंग आपको यहाँ पे बनानी होगी। जब आप अपने जीमेल के अकाउंट के साथ कनेक्ट करोगे तो अगर आपका जीमेल का अकाउंट लॉगिन रहेगा, जैसे कि आप मेरा लॉगिन है, तो वहां पे आपको क्या करना है, गूगल पे जाके एक सर्च करना है लेस सिक्योर ऐप, लेस सिक्योर ऐप फॉर द जीमेल, और इसके सेटिंग में जाना है माई अकाउंट .gmail.com। जो लेस सिक्योर ऐप आपके लिए यहाँ पे ऑफ रहेगा उसको ऑन कर देना है, टिक मार्क करके ऑन, मेरा ऑन मैंने रखा है तो आपको ऑन करना है। लेस सिक्योर ऐप को क्या करना है, आपको ऑन कर देना है। दिस इज द फर्स्ट सेटिंग, लेस सिक्योर ऐप शुड बी ऑन, वो ऑफ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका मेल सेंड नहीं होगा, जीमेल उसको डिनाई कर देगा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा, फर्स्ट सेटिंग। सेकंड सेटिंग, आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करना पड़ेगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो उसका सेटिंग आप ढूंढो कहाँ पे है, एंड देन आपको उसकी मदद से क्या करना पड़ेगा, उसको ऑफ करना होगा। जो भी रहेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन को आपको ऑफ कर देना, मेरा ऑफ ही है, ये देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑफ करना होगा, कैसे भी करके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑफ करना पड़ेगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर, ओके, ये दो सेटिंग आपको करने हैं। एंड उसके बाद देन आराम से आप अपने यहाँ पे आपका यूजर नेम जीमेल का किसको सेंड करना है, एंड यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डाल देना है, इसको रन करोगे आपका मेल सेंड हो जाएगा। क्लियर, ओके, तो ये चीज सबको ट्राई करनी है। ओके, बस यही कोड रहेगा, एंड इसका मैं कोड सेंड कर दूंगा आपको, बस आपके यहाँ पे आपके पासवर्ड एंटर करके इसको सेंड कर देना है। चेक करना है कि आप अपने मेल से अपने मेल को सेंड कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो आपको मेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मेल आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपको गूगल के सेटिंग्स को फिर से चेक कर लेना। दो चीजें आपको कंपलसरी करनी है, लेस सिक्योर ऐप को ऑन करना है, एंड टू स्टेप, जो आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है ना उसको ऑफ, क्योंकि ये क्या करता है, लॉग इन करता है, लॉग इन करेगा तो ये थर्ड पार्टी से लॉग इन करता है, मतलब न्यू डिवाइस होगा ये। एंड जीमेल अगर न्यू डिवाइस से जब आप लॉगिन करते हो तो जीमेल हमेशा टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव करता है, जिसमें क्या होता है कि एक तो आपको न्यू डिवाइस से जाते हो तो ये आपको आपके मोबाइल पे एक जीमेल का कोड भेजेगा, एक ओटीपी भेजेगा, नहीं तो वही होता है कि आपको एक नहीं तो ओटीपी समथिंग आपके मेल पे भेज देगा या अपने सॉरी मोबाइल पे, एंड वही आपको एंटर करके उसको लॉग इन करना पड़ेगा, जो हमें नहीं करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेल सेंड करना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन को क्या करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है। ओके, तो इतने सारे सेटिंग्स करोगे तो आपका जीमेल जो है, आपका जो मेल है आराम से सेंड होगा। और ये हम यूज करेंगे डिजांगो पे, ये पूरा कोड सेम कोड वहां पे हम यूज करेंगे, जैसे फॉरगेट पासवर्ड, जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे और वहां पे हमने लॉग इन कर दिया वेबसाइट पे हमारे एप्लीकेशन पे और हम फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे तो उनको आपको मेल आईडी डालने के लिए बोलेंगे, जो भी मेल आईडी डालेगा
उसी मेल पे हम एक ओटीपी भेजेंगे, है ना, ये हम करेंगे डिजांगो में। देन ओटीपी जाएगा आपके मेल पे, वही ओटीपी वेरीफाई करना है, वेरीफाई हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, आपको उसको अपडेट करना है अपने पासवर्ड को। जैसे कि कोई क्वांटिटेस का फॉर्म बना रहा है, अगर आप चाहते हो कि कोई इंक्वायरी आ रही है, उस इंक्वायरी को आपके डायरेक्टली जीमेल पे आना चाहिए, तभी भी हम यूज करेंगे। तो एवरीवेयर वी कैन यूज, ये सब सारी चीजों को हम, इन सारी चीजों को हम यूज करेंगे हमारे, जब हम डिजाइन को, एक्चुअली मैंने बोला ना, ये अप्लाइड पे जब हम जाते हैं तो ये सब सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये होता है पिप। एंड कुछ लाइब्रेरीज मैंने आपको एज अ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरीके से आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी। कोई भी लाइब्रेरी यूज करोगे तो उसका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी और सीनियर डेवलपर हो। तो जब भी कोई न्यू लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं तो हमें थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा उसके बारे में, तभी तो हम जान सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया ना, पाइथन के कोर जो पाइथन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी नहीं बनाया होता है, ये तो थर्ड पार्टीज होता है, जैसे अभी गूगल ने बनाया हुआ लाइब्रेरीज है, लाइक दैट, समझ में है ना। इसीलिए इसको हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, और वही होता है बेस्ट तरीका सीखने का। आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लो, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं मिलेगा उसके डॉक्यूमेंटेशन से, है ना। तो इसलिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहो, आदत लगा। हमेशा हम बोर करते हैं कि अरे डॉक्यूमेंटेशन कौन पढ़ेगा, बट अच्छा होता है एटलीस्ट बेसिक कांसेप्ट को समझने के लिए। चलिए, और एक टॉपिक जो हमें आज करना है कंप्लीट, एंड वो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। सिंपल टॉपिक है, ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एग्जैक्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और कैसे उसको यूज करना है, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है एक्सेप्शन। अब देखिए, अभी अभी ये देखिए मेरा मेल है, अब मैंने इसको मेल को सेंड कर रहा हूँ, करेक्ट, बट हो सकता है कि इसने ना नेटवर्क में आपने लेस सिक्योर ऐप ऑन नहीं किया हो, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ नहीं किया हो, आपने क्रेडेंशियल गलत डाले हो, समथिंग, जब ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, एंड दैट टाइम हमने तो कोड सही लिखा है, हमने तो कोड सही लिखा है ना, कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने लेस सिक्योर को ऑन नहीं किया था, इसलिए मेल सेंड नहीं होगा, तब ये रन टाइम एक्सेप्शन देगा। हम देखिए, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि आपका जो कोड होता है, जो आपका आपने लिखा हुआ जो कोड होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। इज एन एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। अगर मेरी भाषा में बताऊं ना, मैं हमेशा कहता हूँ, ये कोई कहाँ पे डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, जिसमें बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सेप्शन इज अ एबनॉर्मल कंडीशन जब भी हमारे प्रोग्राम में आती है, राइट ना, ओके, है ना, दैट टाइम your normal flow of the program will be changed. जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है, अभी देखिए ये रन टाइम पे कुछ नहीं था, मतलब कंपाइल इसने रन कर दिया, मतलब, बट उस टाइम पे उसको पता चलेगा अरे वहां पे तो आपका एसएमटीपी है ही नहीं, सॉरी लेट्स सिक्योर आपको ऑन नहीं किया है, तो क्या करेगा, सेंड नहीं करेगा, और उसके कारण ये आगे वाले जो स्टेप रहेंगे ना आपके, इसके आगे वाले जो स्टेप रहेंगे ना, वो स्टॉप हो जाएंगे, इसके आगे वाला प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। सो नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम ये क्या करता है, इसको स्टॉप कर देता है। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आप ना डेली, सपोज कि आप घर से ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, ये आपके रेगुलर रूटीन है, आप क्या करते हो, घर से ऑफिस जाते हो। जब आप घर से ऑफिस जाते हो तो आप बाइक लेके जा रहे हो, सपोज आप बाइक से जा रहे हो, एंड जब आप बाइक से जा रहे हो, दैट टाइम ना, मतलब रूटीन है आपका रेगुलर, स्टार्टिंग मॉर्निंग निकल के ऑफिस जाना, ऑफिस से घर पे आना, ऑफिस से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर पे आना। जैसे एक दिन क्या हो कि आप निकल के बाइक लेके ऑफिस, और बीच रास्ते में जाने के बाद आपकी बाइक हो गई पंक्चर। अब आप ये देखिए, पंक्चर होना ये कोई आपके डेली रूटीन का पार्ट नहीं था, या फिर आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आप जब स्टार्ट किया या स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो समझ सकते हैं। बट ऑन रनिंग स्टेज पे हम चल रहे, बीच में वो पंक्चर, इसके कारण आप ऑफिस एक तो नहीं जा पाए, या फिर आप गए बट लेट पहुंचे,
मतलब नॉर्मल फ्लो आपका तो चेंज हो चुका है। एक तो पहुंच नहीं पाओगे या फिर लेट हो जाओगे, समथिंग, करेक्ट। तो बाय पंक्चर होना इज नॉट एरर, इट्स एन एक्सेप्शन। ओके, जैसे हमने कर रहे बारिश आ गई बीच में, सो बारिश आना क्या है, इट्स एन एक्सेप्शन, जिसके कारण आपका नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट जो आपका फ्लो होता है वो चेंज होता है, इसको कहता है एक्सेप्शन। हम जा रहे हैं और बारिश आ गई, तो बारिश आना तो ये हमारा एक्सेप्शन है, जिसके कारण हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसको हैंडल करना मतलब होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम तो चाहते हैं अगर एक्सेप्शन भी आता है तो भी हम आगे प्रोसीड होना चाहिए, आगे वाला प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। तो हम रेनकोट पहनेंगे और निकल पड़ेंगे, समझ में आया? तो हमने क्या किया, एक्सेप्शन को हैंडल करके या फिर एक्सेप्शन को बाईपास कर दिया, राइट। तो वही होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे दो एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है। सपोज एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल मिलता हूँ। पहले मेरे पास ना एक ए नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ कि सिंपल ए को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ए मिल रहा है, इसके नीचे मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे अलग सा प्रोग्राम कि बेस्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सो सेव करके मैं इसको फिर से रन करवा रहा हूँ, ठीक है, परफेक्टली आ रहा है। अब समझ लो कि मैं इसको ना बी को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, किसको, बी को। अब बी वेरिएबल तो है ही नहीं, बी को हमने डिक्लेयर किया है नहीं किया, और फिर भी हम बी को यूज कर रहे हैं। अब मैं इसको रन करूंगा ना, अब नोटिस करना, नेम बी इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर बता रहा है। क्या बता रहा है, नेम एरर। बट इसके आगे रेस्ट ऑफ द जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन है ना, ये देखो इसके कारण स्टॉप हो चुकी है, ये आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। बस हमें यही करना है कि कैसे भी करके मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है, चाहे इसमें एरर भी आ जाता है, आपका जो एक्सेप्शंस आ जाता है, मुझे इसको बाईपास करना है, मुझे कुछ भी करके ये लाइन को एग्जीक्यूट करना है, समझ में। तो दैट टाइम जब भी अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है, और वी नो वी आर द डेवलपर, हमें पता है हम प्रोग्राम बनाते एक्सेप्शन कहाँ पे आ सकता है। सो जहां से एक्सेप्शन राइज होता है, जहां से एक्सेप्शन आता है, उस लाइन को, उस कोड को, उस ब्लॉक को आपको डालना होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर। कहाँ पे, ट्राई ब्लॉक के अंदर, जहां से आपका एक्सेप्शन ऑकर हो सकता है, उस ब्लॉक को आपको डालना है ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई एक्सेप्शन ऑलवेज ऑकर फ्रॉम द ट्राई ब्लॉक, इसलिए हमें यहाँ पे लिख दिया। अब ट्राई जो है ना, ये अकेला कभी नहीं आता है। ट्राई जो आता है वो हमेशा अपने साथ कैच को लेके आता है, कैच नहीं सॉरी, यहाँ पे आता है एक्सेप्ट। मतलब जैसे कि अदर लैंग्वेज में आपको कैच मिलेगा, जैसे हर एक लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा में, डॉट नेट में, हर एक में ट्राई कैच मिलता है। और उसी तरह पाइथन में कैच की जगह पे आपको एक्सेप्ट मिलता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी कैच। अगर ट्राई के अंदर अगर हमें एक्सेप्शन मिलेगा तो ये सीधा एक्सेप्ट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सीधा एक्सेप्ट में जाएगा। और हम यहाँ पे प्रिंट में यहाँ पे कुछ बोल देंगे कि सम एरर या फिर सम एक्सेप्शन, ऐसे मैसेज दे दे समथिंग, ठीक है। ओके, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब रन करता हूँ, आप नोटिस करना रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो रहा है और ना मेरे पास कोई एरर आ रहा है, ना कोई एक्सेप्शन आ रही है। और ये देखो सम एक्सेप्शन का मैसेज देखे, आगे वाला प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, देखिए पहले हमारा तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, ठीक है, आगे वाला प्रोग्राम, क्योंकि हमारे पास एरर था, हमारे पास एक्सेप्शन था। तो अब देखिए जहां पे भी एक्सेप्शन आ सकता है, देखो उसको हमने ट्राई के ब्लॉक के अंदर डाल दिया।
यहाँ पे एक्सेप्शन आया कि बी इज नॉट डिफाइंड, तो सीधा ट्राई से जब एक्सेप्शन आता है सीधा एक्सेप्ट में चला जाता है। एक्सेप्ट में क्या करेगा, एक्सेप्ट में आएगा, जो भी कोड है इसको एक्सेप्ट करेगा और नेक्स्ट वाला प्रोग्राम आगे एज इट इज कंटिन्यू करेगा। हो गया ना बाईपास इजीली। ओके, इजीली बाईपास हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10 डिवाइड बाय 0, मैं इसको रन कर रहा हूँ, सम एक्सेप्शन, फिर भी एक्सेप्शन में जा रहे हो, क्यों? क्योंकि ये दिस अरिथमेटिक एक्सेप्शंस लाइक दैट कि हम किसी नंबर को जीरो से, हमने देखिए हमने प्रोग्राम a डिवाइड बाय b का किया फॉर एग्जांपल, एट रन टाइम यूजर क्या कर रहा है, b की वैल्यू 0 डाल रहा है। अब ये हमारी थोड़ी गलती है डेवलपर की, हमने तो प्रोग्राम लिख के रखा है c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। अब यूजर क्या कर रहा है, रन टाइम पे a की वैल्यू 10 दे रहा है, b की वैल्यू 0 दे रहा है। अब एज पर द मैथमेटिकल रूल्स, जीरो से हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट्स इनफाइनाइट। अब कैलकुलेटर पे जाके 10 डिवाइड बाय 0 करके देखो, ये बोलेगा कांट डिवाइड बाय 0। तो इसमें भी प्रोग्राम लिख के रखा है, उसमें भी एक्सेप्शन को हैंडल करके रखा है, इसलिए वो मैसेज दे रहा है। तो उसी तरह होता है कि हमारे एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कांट डिविजिबल बाय 0। अगर मैं ये मैसेज दूंगा तो इसको रन करूंगा तो भी हमें मैसेज मिलेगा ही नहीं, कांट डिवाइड बाय 0, एंड आगे वाला प्रोग्राम कंटिन्यू। दैट्स इट। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन समझ में, एक्सेप्शन ट्राई और एक्सेप्ट में हम उसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्शन। अगर हम यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर हमें कुछ प्रॉपरली उसका नेम देना है तो भी हम दे सकते हैं। मतलब हमें पता था ये देखिए कौन सा एरर देता है, ये नेम एरर, तो मैं एक्सेप्ट में उसका ऑब्जेक्ट एज ए क्लास लिख सकता हूँ नेम एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को, अब एक्स तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये नेम एरर के पास जाएगा और बोलेगा कि variable is not defined, variable is not defined, और आगे वाला प्रोग्राम कंटिन्यू। करेक्ट। ये तो हमारा होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट। हम डायरेक्टली इसके एक ऑब्जेक्ट भी इसके साथ लिख सकते हैं कि कौन सा एरर आएगा वही इसके पास जाएगा। अगर मैं इसी को रन कर देता, यहाँ पे ये देखो ये बता रहा है कि 0 डिवीजन एरर, मतलब उसने एरर दे दिया क्योंकि हमने सिर्फ नेम एरर के लिए हैंडल किया है, डिवीजन है ना, 0 डिवीजन एरर के लिए हैंडल नहीं किया था। और जब हम नेम एरर को नहीं लिखेंगे मतलब एक कॉमन सब के लिए हैंडल कर देगा। बट अगर हमने स्पेसिफिक मेंशन किया कि मुझे सिर्फ नेम एरर को ही हैंडल करना है तो ये आएगा। मैं और एक एक्सेप्ट लिख देता हूँ, चलो एक्सेप्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया ये क्लास दे दिया, एंड देन इसके अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट कांट डिवाइड बाय 0। अब हमारा प्रोग्राम जो रन हो रहा है, ठीक है, ये दोनों लाइन में यहाँ पे इसके अंदर रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगा, ये ढूंढेगा कि कौन सा एक्सेप्शन है और इस पे उसी एक्सेप्ट में जाएगा। गया कांट डिवाइड बाय 0। अगर मेरे पास यहाँ पे अभी सही आंसर है, ये तो सही चल रहा है, बट एक्स डिफाइन नहीं है तो ये जाएगा नेम एरर में। अब गया वेरिएबल डिफाइंड नॉट डिफाइंड, मतलब समझ में, अगर मैं एक्सेप्ट के साथ अगर कुछ नहीं लिखूंगा तो ये कॉमन सबके लिए हैंडल करेगा। बट जब हम मेंशन करेंगे स्पेसिफिक हम कौन सा एक्सेप्शन के लिए हैंडल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बताना होगा, एंड देन जो एरर मिलेगा वही उसको हैंडल कर देगा। तो एक ट्राई के लिए एटलीस्ट एक एक्सेप्ट होना चाहिए, मल्टीपल आप कितने भी दे सकते हो, बट एटलीस्ट वन एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट। तो हमारा ट्राई एंड एक्सेप्ट। इसके बाद इन इन पाइथन और एक ब्लॉक आता है जिसको हम कहते हैं एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक मैंने यहाँ पे लिखा कि नथिंग एरर। अब देखिए होता क्या है,
ये देखिए लास्ट वाला प्रोग्राम तो मेरा एग्जीक्यूट हो ही रहा है, बट एल्स कब एग्जीक्यूट होगा? इंटूज में ये ब्लॉक हमेशा पूछते हैं। तो एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके ट्राई में एक्सेप्शन नहीं होगा। क्या? जब आपके ट्राई में एक्सेप्शन नहीं होगा तभी एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास एक्सेप्शन है एक्स के लिए, तो मेरे एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। डिवाइड बाय 0 में जो मिल गया आउटपुट वेरिएबल नॉट फाउंड, मतलब ये हमारे लिए ये मिला, और एल्स में नहीं गया। नीचे वाला प्रोग्राम, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो भी आगे वाला प्रोग्राम रहता है उसको कंटिन्यू कर दिया, एक्सेप्शन हैंडल हुआ, बट एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एल्स कब एग्जीक्यूट होगा? एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब आपके ट्राई में कोई भी एक्सेप्शन नहीं रहेगा। अब देखिए दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तो देन एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो आपका 2.0 यानी कि आपका डिवाइडेशन मिला, ए की वैल्यू 10 मिल गई, एंड देन आप आ गए एल्स के अंदर, नथिंग एरर, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। एंड लास्ट में देखो ये तो पार्ट हमारा हमेशा एग्जीक्यूट हो ही रहा है आफ्टर, तो ये होता है हमारा एल्स पार्ट कि हम एक्सेप्ट देन ट्राई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट तो आप कितने भी लिख सकते हो, ओके, रिस्पेक्टिव, एंड लास्ट में आपका क्या आएगा? एल्स पार्ट आएगा। ओके, सो एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं हो, है ना, कोई भी ट्राई के अंदर एक्सेप्शन नहीं रहेगा तभी एल्स एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूं, जब ट्राई के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, दैट टाइम ओनली एल्स विल बी एग्जीक्यूट। अगर ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एक मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, अगर समझ लो कि मेरे इसी ट्राई के अंदर मेरे पास और एक ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरा है ना, इसके ऊपर डिपेंड है, इस लाइन के ऊपर, डिवाइडेशन के ऊपर डिपेंड है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर देता हूँ प्रोग्राम का, मैं चाहे तो इसको कमेंट्स में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोग्राम इसको इस तरीके से लिखता हूँ, c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय या x डिवाइड बाय y, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड इसका जो x की वैल्यू है एडिशन की, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, कॉमा c, परफेक्ट। अब सही चल रहा है। अब हम ये कोई एक्सेप्शन नहीं, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए 10 आपको इसका मिल जाएगा, पहले ए की वैल्यू 10, उसके बाद एडिशन की भी 5, जो एडिशन नहीं है मेरा डिवीजन है, राइट ना, सो मैं इसको डिवीजन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो डिवीजन भी हमें क्या मिल जाएगा? सी का, ये देखो डिवीजन भी 5.0 मिल जाएगा। एंड आगे वाला प्रोग्राम अगर समझ लो मेरी y की वैल्यू है 0 एट रन टाइम, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, इसमें एक्सेप्शन मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा तो डायरेक्टली 0 इस वाले एक्सेप्शन पे चला जाएगा, एल्स भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में? कांट डिवाइड बाय 0 और रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे चला गया, क्योंकि एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। एल्स तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई के अंदर कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। बट मेरा तो ये सही चल रहा है, बट यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन है, मैं किसी बी को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना मुझे क्या बताना है। अगर मैं बी को डिस्प्ले करा तो देखो वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब क्योंकि इस ट्राई में मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन मिला तो डायरेक्टली नेम एरर में चला गया, और उसके बाद एल्स में भी नहीं जाएगा, सीधा इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब मैं कह रहा हूँ कि अरे मेरा तो डिवीजन तो मेरा हो रहा है ना, डिवीजन तो हो रहा है मेरा, डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है। जब मेरे डिवीजन में कोई एरर नहीं है तो मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहिए, बट प्रॉब्लम हो रहा है कि इसके पहले ही एक्सेप्शन आ रहा है, इसलिए वो बाहर निकल रहा है। बट आइडियली देखा जाए तो ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब क्या करें? तो अब हम करेंगे नेस्टेड ट्राई, मतलब यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैं इसी को यहाँ पे ट्राई ब्लॉक बना दूंगा, एक नेस्टेड ट्राई। आप ट्राई बनाओगे तो एक्सेप्ट बनाना ही पड़ेगा, तो इसका मैंने यहाँ पे बना दिया एक्सेप्ट, ओके, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट में वेरिएबल नेम एरर, या फिर मैं यहाँ पे इसका नेम एरर दे सकता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे दूंगा टी वेरिएबल, कौन सा बी है, बी वेरिएबल नॉट डिफाइंड। समझ में?
अब होगा क्या देखो, अब होगा ये कि ये नेस्टेड बन गया। अब ये तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ट्राई में गया, अब भी नहीं है डिफाइन, तो ये इसी के कैच में, इसी एक्सेप्ट में जाएगा, उसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद एक्सेप्ट के बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि ये एक्सेप्ट के बाहर निकलने के बाद लास्ट वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उसी तरह इसके बाद ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अब देखिए, अब कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए, बी नॉट वेरिएबल, बी इज नॉट डिफाइंड, तो ये मैसेज मिला, बट देखो डिवीजन हमें मिल रही है, इसको कहते हैं नेस्टेड। मतलब आप एक के अंदर डालोगे तो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे थी, अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, बट बीच में एक्सेप्शन आ रहे थे, इसके कारण हम सीधा बाहर निकल रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, एक नेस्टेड ट्राई यहाँ पे ऐड कर दिया। अब एक्सेप्ट है तो आप यहाँ पे फाइनली यूज कर, सॉरी एल्स यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे जो फंडा हो रहा है सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, बट नेस्टेड ट्राई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेस्टेड ट्राई। और एक ब्लॉक आता है जिसको हम कहते हैं फाइनली, क्या था फाइनली, और इस फाइनल के अंदर मैं इस वाली लाइन को एग्जैक्ट लिख रहा हूँ, फाइनली, बस इतना याद रखो, फाइनली ब्लॉक always executed if exceptions occur or not occur. Exception I doesn't matter, finally block always execute। अब देखिए, इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेप्शन थे, यहाँ पे नहीं थे, फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा तो इसके आगे वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं ना, कुछ भी एग्जीक्यूट होगा, ये सीधा यहाँ से बाहर निकलेगा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो एल्स पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब पहले एल्स एग्जीक्यूट हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं था, नेस्टेड में एक्सेप्शन था बट बाहर नहीं था, इसलिए एल्स एग्जीक्यूट हो रहा था। इस ट्राई में एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, अंदर वाले ट्राई में है, तो इसका अगर यहाँ पे एल्स होता तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, बट बाहर वाले में नहीं है, इसलिए एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अब मेरे पास देखो 0 है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो ये आगे वाला प्रोग्राम कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा एक्सेप्ट में आएगा, उसके बाद फिर भी फाइनल हमारा एग्जीक्यूट होगा। मतलब चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट। ये कब यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कनेक्शन है, आप कोई कनेक्शन कर रहे हो एंड मतलब कुछ भी हो जाए, आपने कनेक्शन जो किया बाद में आपको क्लोज करना है, काम हो जाएगा तभी भी क्लोज करना है, एक्सेप्शन आएगा तभी भी कनेक्शन को क्लोज करना है। किसी फाइल को आपने ओपन करके रखा है, उस कुछ भी हो जाएगा, मुझे देखो अगर एक्सेप्शन पे आएगा तो फाइल को तो हमने ओपन किया है ना, बाद में उसको क्लोज करना ही है, चाहे आप उस फाइल को क्या कर लो ओपन, आप अगर एक्सेप्शन भी मिलेगा तभी भी क्लोज करना है, एंड अगर एक्सेप्शन नहीं मिलेगा तब भी क्लोज करना, तो उस टाइम पे आपको फाइनली को यूज करना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपके पास एक्सेप्शन हो या एक्सेप्शन ना हो, ये ऑलवेज एग्जीक्यूट, ये होता है ऑलवेज एग्जीक्यूट, करेक्ट, ओके। और इसके नीचे और एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, देन ये और हमारा ये सब चीजें हो जाएगी खत्म। अब देखिए, अब हमें खुद से एक एक्सेप्शन को राइज करना है, खुद से एक्सेप्शन को राइज करना है, जैसे बाकी लैंग्वेज में आता है थ्रो द एक्सेप्शन, हमें खुद से एक्सेप्शन बनाना है, उसको थ्रो करना है, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं राइज द एक्सेप्शन, राइट। तो उसको राइज ऑफ द एक्सेप्शन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक है p वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ अगर p अगर लेस देन 0 है, मतलब p की वैल्यू अगर मेरी लेस देन 0 है, तब मुझे खुद से एक्सेप्शन को राइज करना है, खुद से एक्सेप्शन को राइज करना है, तो यहाँ पे आता है राइज, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेप्शन, और इसमें मैसेज दे सकते हो कि आपको कौन सा एक्सेप्शन को राइज करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हो गिवन नंबर इज अ नेगेटिव, मतलब हमने बता दिया कि गिवन नंबर इज अ नेगेटिव, ये हमने खुद से राइज कर दिया एक्सेप्शन को, तो इसको कहते हैं हम राइज द एक्सेप्शन, मतलब हमने खुद से क्या कर दिया, उसको राइज कर दिया, अगर रहेगा तो, राइट ना, रहेगा तो। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, लास्ट वाली लाइन को आपको देखना है, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मिला बिकॉज p हमारा छोटा था, मतलब बड़ा था, अगर मैंने -10 लिखा है, -10 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू हो रही है ना, ट्रू हो रही है, मतलब हमने खुद से एक्सेप्शन को राइज किया है, मतलब हमने खुद से दे दिया,
अब देखो यहाँ पे नीचे एरर आ रहा है कि नहीं, देखिए ये ऊपर वाला प्रोग्राम छोड़ दो, ये ऊपर का है, एक्सेप्शन गिवन नंबर इज नेगेटिव, हमने खुद से एक्सेप्शन जनरेट कर दिया, जो कि पहले ये दे रहे थे ना, ये सिस्टम जनरेटेड नेम बेस नॉट डिफाइंड, ये आ रहा था डिवीजन बाय 0, तो ये हमने राइज कर दिया, हमने खुद से एक्सेप्शन को क्या कर दिया, राइज कर दिया। राइज एंड एक्सेप्शंस मतलब थ्रो जैसे होता है कि हम हमारे एक्सेप्शन को यहां से क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है आपका एक्सेप्शन, यानी राइज एंड एक्सेप्शन, राइज एंड एक्सेप्शन, ठीक है। सो ये एक होता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट, ओके ठीक है। एंड ये मैं प्रोग्राम को दे ही दूंगा, बट आपको वीडियो से भी आपको ये सब सारी चीजें मिल जाएगी, तो कंफ्यूजन होने की कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बिकॉज वीडियोस आपके पास रहेगा तो इजीली वी कैन अंडरस्टूड, राइट। ओके,